स्वामी जी, आप तो उनके अनुज हैं। कभी ऐसा घर वालों को कभी लगा कि मतलब ये बालक बड़ा होकर पूरी दुनिया की नींद उड़ाने वाला है? जी, बताता हूं आपको। ओशो बचपन से ही अद्वितीय, असाधारण, बेजोड़, यूनिक बच्चे थे। ये तो किसी को नहीं लगता था कि बड़े होके वो क्या होंगे, पर ये लगता था कि ये सामान्य बच्चों की तरह नहीं है। उनकी बुद्धिमत्ता, उनका हाई आईक्यू लेवल, उनकी तर्क करने की क्षमता, किसी भी छोटी से छोटी बात को वो तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक कि आप उनको तर्कयुक्त ढंग से ना समझाएं। जैसा अभी फॉलो की बात उठी थी ना, वो किसी भी चीज को फॉलो करने को तैयार नहीं जब तक कि आप उसे सिद्ध ना करो तर्क संगत ढंग से, वैज्ञानिक चिंतन मनन के द्वारा कि यह बात सही है। अंधविश्वास नहीं, कोई आस्था नहीं, किसी पे श्रद्धा नहीं, ये उनके जीवन का ढंग था। अपने आप खोजबीन करेंगे। उनका एक सूत्र है, मानो मत जानो, और यही उन्होंने स्वयं भी पालन किया। किसी चीज को वो मानने को तैयार नहीं। वो कहेंगे मैं स्वयं जानूंगा, मैं पता लगाऊंगा, फिर जो मुझे पता चलेगा मैं कहूंगा कि हाँ ये ठीक है। पता चलेगा कि गलत है तो मैं कहूंगा साफ साफ कि यह गलत है। दूसरे व्यक्ति मेरे लिए प्रमाण नहीं है। कोई किताब, कोई शास्त्र, कोई ग्रंथ, कोई सिद्धांत मेरे लिए प्रमाण नहीं है। मेरे भीतर का अनुभव ही प्रमाण बनेगा। उस प्रमाण, उस कसौटी पर जो खरे उतरेंगे मैं उसका पूर्ण समर्थन करूंगा कि ये सही है, और मेरी कसौटी पर जो खरे नहीं उतरेंगे उसको मैं कहूंगा कि यह गलत है। तो इस प्रकार उनका बचपन बड़ा विद्रोही स्वभाव का था। स्वाभाविक रूप से हमारा समाज, हमारी परिवार व्यवस्था एक परंपरागत ढंग से चल रही है। हर समाज की, परिवार की अपनी रूढ़ियां होती हैं जिनको हम अंधविश्वास पूर्वक निभा रहे हैं। ओशो ने वहां पर अपना विद्रोही स्वभाव दिखाया कि मैं कोई चीज ऐसी मानने वाला नहीं हूं। शुरुआत में निश्चित रूप से माता पिता को, परिवार के बड़े बुजुर्गों को तकलीफ हुई होगी। एक विद्रोही बच्चे को सहन करना आसान नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों को भी समझ में आ गया कि ये बच्चा साधारण बच्चे जैसा नहीं है, और इसको डरा धमकाकर अथवा प्रलोभन देकर आप कोई बात नहीं मनवा सकते। या तो आप तर्क की कसौटी पर सिद्ध करो कि सही है, वरना वो जो तर्क दे रहा है फिर उसकी बात सुनो। तो शुरुआत में परिवार वालों को मुश्किल हुई होगी, मैं अनुमान लगाता हूँ, लेकिन बाद में हमारे माता पिता, हमारे चाचा चाची, सब लोग कन्विंस हो गए कि यह बच्चा जो कह रहा है सही बात है। हम जो परंपरा निभा रहे हैं गलती उसमें है, क्योंकि हमारे पास कोई तर्क नहीं उसे सही साबित सिद्ध करने का। दूसरी बात, ओशो की विचित्र सबसे ज्यादा, वे सिर्फ तर्कयुक्त और बुद्धिमत्ता के शिखर ही नहीं थे, वे केवल विद्रोही नहीं थे, वे अत्यंत प्रेमपूर्ण थे। ये एक अलग मामला हो गया। तो बुद्धि तो हो गई मस्तिष्क की बात, और प्रेम, भाईचारा, करुणा, ये हृदय की बात। तो यह बात हृदय को छूती कि वे जो कुछ भी कह रहे हैं किसी द्वेषवश नहीं, किसी को हराने के लिए नहीं, बल्कि प्रेमवश, मैत्रीवश, समझाने के लिए कह रहे हैं। तो यह बात अलग हो जाती है। किसी अहंकारवश, इगोइस्टिक ढंग से किसी को गलत साबित करना है, ये उनका एटीट्यूड नहीं है, बल्कि सत्य क्या है जो उन्होंने स्वयं जाना है अपने अनुभव से, उसको वैसा प्रेम की वजह से बता रहे हैं। बड़ी करुणा है उनके हृदय में कि ताकि दूसरा भी सत्य के मार्ग पर चल सके और असत्य को छोड़ सके। तो ये उनकी कुछ खास खूबियां थी जो धीरे धीरे, ऐसा समझिए जब तक वो मिडिल स्कूल में आए तब तक वो अध्ययन मनन में कितने आगे निकल गए थे। आप एक अनुमान लगाइए, वहाँ जो लाइब्रेरी है, सार्वजनिक पुस्तकालय, वहाँ नियम था कि एक कार्ड पर एक व्यक्ति को 2 किताबें मैक्सिमम मिल सकती हैं पढ़ने के लिए। ओशो ने 3 कार्ड बनवाए थे, एक खुद के नाम का, एक छोटे भाई के नाम का और एक चाचा जी के नाम का। तीनों कार्डों में दस्तखत उन्हीं के हैं। 6 किताब रोज इशू कराते थे। कितना पढ़ते थे, वो कैसे पढ़ते थे, चमत्कार लगता है। और इसके अलावा खरीदी हुई किताबें, हमारा पूरा घर पुस्तकालय बन गया था। इतनी किताबें ही किताबें। हमारे पिताजी ने एक स्पेशल कमरा बनाया जिसमें केवल अलमारियां थी किताब रखने के लिए, और कुछ रखने के लिए नहीं। ये अध्ययन के बाद
शाम को वो जो प्ले ग्राउंड था स्कूल का, वहाँ पर बैठते अपने मित्रगणों के बीच में और उनको बताते थे कि उन्होंने क्या पढ़ा, उसका सारांश संक्षेप में, उसमें कौन सी बात उन्हें ठीक लगी और कौन सी बात ठीक नहीं लगी, उसकी आलोचना भी करते थे। अब एक इतने छोटे बच्चे से कोई उम्मीद नहीं करता कि वो बड़े बड़े लेखकों की किताब की समीक्षा करेंगे, आलोचना करेंगे, उसमें से गलतियां खोज के बताएंगे और सही क्या है वो भी बताएंगे। धीरे धीरे तो ऐसा हुआ कि पहले तो उनकी उम्र के बच्चे ही उनके साथ शाम को बैठते थे, फिर थोड़ी बड़ी उम्र के बच्चे आने लगे, बड़ी उम्र के लोग आने लगे कि बच्चा कुछ अनोखा है, हमको तो फुर्सत नहीं सब किताबें पढ़ने की, लेकिन वो आधा घंटे में घंटे भर में 5-6 किताबों का सार संक्षेप बता देता है सरल भाषा में। ओशो वाद विवाद प्रतियोगिता में जहां भी भाग लेने जाते थे वहां से विजय हासिल करके लौटते थे। आजकल तो वाद विवाद प्रतियोगिताएं स्कूल कॉलेज में बंद हो गई हैं, उस जमाने में बहुत होती थी। हमारे घर में एक बहुत बड़ी अलमारी थी जिसमें केवल मेडल ही मेडल रखे थे जो ओशो ने वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जीते थे। तो स्कूल लेवल पर, फिर कॉलेज में गए तो कॉलेज लेवल पर, जब यूनिवर्सिटी में गए तो विश्वविद्यालय लेवल पर, जगह जगह वाद विवाद, और ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि कभी वो हारे हों। तो उनकी विलक्षण प्रतिभा कई प्रकार से दिखाई देने लगी। प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे उस समय मैगजीन प्रकाशित करना, अपने हाथ से पूरी मैगजीन लिखते थे, उसमें कहानी भी है, कविताएं भी हैं, उद्धरण भी हैं, यहाँ तक कि अध्यात्म की भी चर्चा है। अब प्राइमरी स्कूल के बच्चे से अध्यात्म की बात। साइकिल स्टाइल करके उस समय मैगजीन छपा करती थी, आप लोगों ने शायद नाम नहीं सुना होगा साइकिल स्टाइल का, तो हस्तलिपि वाली चीज भी उसमें प्रिंट हो जाती थी। 2 पत्रिकाएं उस समय की अभी भी मौजूद हैं, एक का शीर्षक है प्रयास, एक का शीर्षक है मुकुल। तो ओशो की विलक्षण प्रतिभा ढंग ढंग से प्रकट होना शुरू हो गई खूब छोटी उम्र में, और बड़े होते होते फिर आप सब जानते हैं, वो मुझे कहानी बताने की जरूरत नहीं, मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरे सब भाई बहन, हम सब ओशो के सन्यासी बने, सब उनके प्रेम में पड़े। यह एक विचित्र घटना है जो आज तक इतिहास में नहीं घटी। गुरु नानक देव जी के पिताजी उनसे प्रसन्न नहीं थे, माताजी भी प्रसन्न नहीं थी, पत्नी ने अधिकांश समय अपने मायके में बिताया, उनके बच्चे भी उनसे प्रसन्न नहीं थे। गुरु नानक की केवल एक बहन उनके फेवर में थी बस, परिवार का सपोर्ट नहीं था, सब उनके खिलाफ थे। और ऐसी ही कहानी लगभग अन्य संतों की है। ओशो एक अद्भुत व्यक्ति हैं जिन्होंने पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारियां निभाते हुए आध्यात्मिक साधना की। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था। अधिकांश लोग परिवार छोड़ के भाग गए थे, त्याग कर दिया था। निश्चित रूप से परिवार के लोग तो नाराज होंगे। गौतम बुद्ध के पिता का नाराज होना स्वाभाविक है। इकलौता बेटा छोड़ के चला गया अचानक, और अब वृद्धावस्था में जब उनके रिटायर होने का समय आया है, अब उनको राजपाट संभालना पड़ रहा है। बड़ी नाराजगी थी। और राजा का बेटा भीख मांगता फिर रहा है। इतनी शर्मनाक बात, हमारे खानदान में आज तक किसी ने भीख नहीं मांगी, और ये गौतम सिद्धार्थ भीख मांगता है। निश्चित रूप से पिता नाराज थे। ओशो के साथ एक अद्भुत घटना घटी। उनके सारे परिवार के लोग, उनके निकट के परिजन, उनके मित्रगण, सभी लोग उनको बहुत प्रेम और आदर देते हैं, क्योंकि उनकी विलक्षणता बड़ी छोटी उम्र से उन्होंने देखी, और मन में कहीं ना कहीं यह भाव था ऐसा कि कुछ विचित्र होने वाला है। इसका अनुमान लगाना संभव नहीं था। ये आश्रम की स्थापना स्वामी आनंद विजय जी ने की। अभी वो 93 साल के हो गए हैं। मैं यहीं पढ़ा हूँ, तो आज से 52-53 साल पहले की घटना बताता हूँ। उस समय आनंद विजय जी ने बताया था कि ओशो जब जबलपुर में रहते थे, तो एक बार हमने उनसे कहा, भैया कह के पुकारते थे उस समय, या आचार्य जी कहते थे कि आचार्य जी आपकी शिक्षाएं बहुत अच्छी हैं, हम बिल्कुल कन्विंस हैं कि आप सही हो, लेकिन उनको पालन करते हुए इस परंपरावादी समाज में जीना हमारे लिए मुश्किल है, क्या करें? तो ओशो मुस्कुराते हुए बोले कि तुम चिंता नहीं करो, अपन खुद अपना समाज बनाएंगे, अपना शहर बसाएंगे। ये कब की बात?
सन 1965 की, जब वो एक लेक्चरर हैं कॉलेज में। कोई सोच सकता था ये बात? तो स्वामी आनंद जी बताते हैं, हम लोग चकित अवाक रह गए कि कैसी बातें कर रहे हैं आप। अपना समाज बसाएंगे, अपना शहर बनाएंगे, ऐसा कैसे होगा? उनका तुम धीरज रखो, अपना खुद का समाज होगा, अभी थोड़े दिन सह लो, कुछ तकलीफें लोग देंगे, सह लो। तो उस समय ओशो को तो स्पष्ट दिखता था कि क्या हो सकता है, क्या होगा, लेकिन अन्य लोग तो ऐसा नहीं देख सकते थे। हमारे पास तो वो दूरदृष्टि नहीं है, इसलिए आपका सवाल भी बिल्कुल प्रासंगिक है, स्वाभाविक है ऐसा पूछना।